हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया है। हाँ भाई, आवाज आ रही है आप सभी को? तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है भेड़। भेड़ की नस्ल पढ़ेंगे, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो है भेड़ पालन भी होता है, भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ यहाँ पर जो है काफी ज्यादा है। तो राजस्थान को भेड़ों का म्यूजियम कहते हैं, भेड़ों का संग्रहालय कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी भेड़ अलग अलग प्रकार की राजस्थान में देखने को मिलती है। और केंद्रीय जो भेड़ अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका दोस्तों मालपुरा राजस्थान के अंदर ही है। तो इसीलिए राजस्थान भेड़ों के लिए विशेष है। और भेड़ों की प्रमुख नस्ल हम पढ़ेंगे। बकरी की नस्ल जितनी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकती है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। गाय की नस्ल पढ़ा दी है, भैंस की नस्ल पढ़ा दी है। आज मैं आपको भेड़ की नस्ल पढ़ाऊंगा। भेड़ की नस्ल की दो क्लास बनेगी। भेड़ की नस्ल की दो क्लास बनेगी क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहां पर दोस्तों भेड़ की नस्ल की अपनी कितनी क्लास बनेगी? दो क्लास बनेगी। तो कोशिश ये है कि बढ़िया तरीके से डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो दो क्लास तो लगेंगी। आज कुछ बेसिक जानकारी और कितने प्रकार की भेड़ होती है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद कल अलग अलग जो नस्ल है उनको हम विस्तार से देखेंगे। चलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक लगाओ दोस्तों भेड़। टॉपिक लगाओ भेड़, भेड़ की नस्ल। सिप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। भेड़ में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं ये भी आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। और इसके अलावा भेड़ का कुल क्या होता है ये भी आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। तीन सवाल मैंने आपसे पूछे हैं कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, और भेड़ में यहां पर जो है इसका कुल क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि गाय हो, भैंस हो, इसके अलावा आपके बकरी हो और भेड़ हो, ये चारों जो जानवर हैं, जो आपके पशु हैं, इनका एक ही कुल है। और इनका कुल है दोस्तों यहां पर बोवीडी कुल। कौन सा बोवेडी कुल है? कौन सा है? बोवीडी कुल है। तो लिखो बोवेडी कुल, बोवेडी कुल लिखो। और इसके अलावा गुणसूत्र इसमें होते हैं 54, यानी दोस्तों 2n बराबर 54 गुणसूत्र होते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या होता है बताओ, ठीक है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है ना। तो लिखो आपके एरिस लिखो, यहां पर लिखो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो आपको लिखना है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ओविस एरिस। क्या होता है? ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? ओविस ओविस एरिस, एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी अभी तक। ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। गुणसूत्र क्या है दोस्तों? 2n बराबर 54 होते हैं। कुल कौन सा है? बोविडी कुल है। कुल कौन सा है? बोविडी कुल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो यहां पर लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार आए पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा। लिखो केंद्रीय भेड़, केंद्रीय केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन, ऊन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका CSWRI है, CSWRI, इसको हम कहते हैं सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोस्तों पहले तो कहां पर हुआ करता था? अवी का नगर टोंक में। अवी का नगर पहले टोंक में आता था, अभी अवी का नगर मालपुरा में आता है। तो लिखो अवी का नगर, अवी का नगर, अवी का नगर मालपुरा। अवी का नगर दोस्तों ये मालपुरा जिला बन चुका है। तो अब जब आपको नई जीके पढ़नी है तो मालपुरा लिखना, लिखना मालपुरा में है अवी का नगर। अब टोंक जिले में नहीं है, मालपुरा जिले में है अवी का नगर।
ठीक है ना। कौन से जिले में दोस्तों? मालपुरा जिले में अविका नगर आता है, इस बात को ध्यान देना भाई। ठीक है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, गुणसूत्र 54 होते हैं, कुल बोविडी होता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो जो अनुसंधान संस्थान है, जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों कहां पर है? वो आपका अनुसंधान केंद्र बोल दो, संस्थान बोल दो, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अविका नगर मालपुरा, अविका नगर दोस्तों मालपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविका नगर मालपुरा यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अविका नगर मालपुरा आपका हो जाएगा। CSWRI, क्या कहते हैं इसको? CSWRI। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। राजस्थान, राजस्थान को भेड़ों का अजायब घर कहते हैं। लिखो, राजस्थान को भेड़ों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को भेड़ों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि काफी सारी भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान को भेड़ों का अजायब घर कहते हैं। आगे लिखना दोस्तों, अगला फैक्ट लिखो कि भेड़ों की वर्तमान में भारत में पंजीकृत नस्ल कितनी है? 44। कितनी है? 44। ठीक है, भारत में वर्तमान में भेड़ों की पंजीकृत नस्ल कितनी है? 44 है। नोट कर लो, 44 है। ठीक है, अगला फैक्ट लिखो। तो ये जो भेड़ हो या कोई भी पशु हो, तो यहां पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज करनाल हरियाणा के द्वारा यहां पर ब्रीड को रजिस्टर किया जाता है। यानी आपके जितनी भी नस्ल है उनका पंजीकरण किया जाता है, वापस से याद करवा रहा हूं, गाय की कितनी नस्ल होती है जो पंजीकृत है वर्तमान में? 53 नस्ल। अच्छा दोस्तों, भैंस की कितनी है? तो भैंस की थी 20। अच्छा, बकरी की कितनी थी? तो बकरी की थी 37। अच्छा, भेड़ की कितनी है? तो भेड़ की है दोस्तों 44। कितनी है? 44, याद रखना। और टोटल पूछे तो कितनी है? 212 पशुओं का यहां पर पंजीकरण नस्ल है। ये एग्जाम में आएगा इस बार, पशु परिचर भर्ती में आएगा कि जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ यहां पर एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज जो है करनाल हरियाणा के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, ब्रीड को, नस्लों का पंजीकरण किया जाता है। टोटल पंजीकृत नस्ल 30 अगस्त 2022 के डेटा के अनुसार अभी तक 212 है, जिसमें गाय की 53 है, भैंस की 20 है, बकरी की 37 है और भेड़ की 44 है। तो भेड़ की कितनी है दोस्तों? 44 है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ रही है भाई? यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं, भेड़ों का अजायब घर भी कहते हैं। लिखो, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। लिखो, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, ये बात भी नोट कर लो। राजस्थान को भेड़ों का क्या कहते हैं? घर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी भेड़ है राजस्थान में, है ना। जब आपका यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? अविका नगर मालपुरा में है, CSWRI। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका कि सर्वाधिक जो भेड़ आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, अब कुछ और बातें लिखते हैं। अगला पेज देखो, कुछ और बातें लिखते हैं। लिखो, जैसे कि यहां पर जो है विश्व की सबसे बड़ी जो नस्ल है भेड़ की, विश्व की सबसे बड़ी नस्ल लिखो। विश्व की सबसे बड़ी नस्ल लिखो। भेड़ की विश्व की सबसे बड़ी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपके लिकोनस। कौन सी है? लिकोनस। लिखो, लिकोनस है। कौन सी है? लिकोनस है। लिखो, विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? लिकोनस है। कहां की है? इंग्लैंड की। कहां की है दोस्तों? इंग्लैंड की है, इस बात को ध्यान रखना।
लिखो विश्व की सबसे बड़ी नस्ल भेड़ की कौन सी है? लिकोनस है। और कहां की है दोस्तों? आपके जो है इंग्लैंड की। कहां की है? इंग्लैंड की। अगला फैक्ट लिखो कि भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भारत की भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल है वो कौन सी है? आपको लिखनी है भारत की भारत की सबसे ऊंची नस्ल, सबसे ऊंची नस्ल, सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो वो है दोस्तों नेल्लोर। कौन सी है? नेल्लोर है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेल्लोर नस्ल लिखो। भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लोर। दो फैक्ट याद हो गया। पहला फैक्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भेड़ की? वो है आपके लिकोनस इंग्लैंड। लिकोनस इंग्लैंड। भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लोर। कौन सी है? नेल्लोर। नोट करो भैया, नेल्लोर नोट करो, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत में मटन हेतु, मटन मतलब मांस, मटन मतलब मांस, अगर हम भेड़ की बात करें, भेड़ की बात करें तो एक तो भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, एक दोस्तों मांस प्राप्त किया जाता है। इन चीजों के लिए ही भेड़ को पाला जाता है, मांस के लिए, ऊन के लिए। दूध फूध का तो इतना सीन नहीं है इसका, मांस और ऊन के लिए इसको पाला जाता है। तो लिखो, लिखो यहां पर लिखोगा भारत में मटन हेतु सर्वाधिक जो नस्ल है वो है दक्कनी नस्ल। ठीक है ना? भारत में मटन हेतु या सर्वाधिक मटन हेतु नस्ल, सर्वाधिक मटन या मांस हेतु जो नस्ल है वो कौन सी है? वो है दोस्तों आपके यहां पर जो है डेक्कानी नस्ल है। नोट कर लो कौन सी है? डेक्कानी। लिखो डेक्कनी या डेक्कानी, डेक्कनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेक्कनी बोलते हैं। हाँ, डेक्कनी नस्ल। कौन सी नस्ल? डेक्कनी नस्ल। डेक्कनी 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 नस्ल है ना? ये भेड़ की नस्ल है जो मांस के लिए या मटन के लिए है। सर पंजीयक विभाग बीएसटीसी की लिस्ट निकालना भूल गया। हाँ, सो गए वो क्या हुआ, उन्होंने चुनाव में इतनी पी है, आहा, आय हाय, सोमरस पी पी के उनका सोमरस हो गए है ना? मतलब वो सो गए, वो नींदों में है। अब क्या ही करें, फोन भी नहीं उठाते। एक तो वेबसाइट पे जितने भी नंबर हैं, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया किसी देर बाद बात करें। क्या ही करें भाई, जिंदगी झंड है ना? सबसे लंबे कानों वाली जो नस्ल होती है, हाँ, भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल, सबसे लंबी कानों वाली नस्ल, सबसे लंबे कान होते हैं लोही भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं। लोही भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं। लिखो, लिखो, सबसे लंबी कानों वाली जो नस्ल है, सबसे लंबी कानों वाली जो नस्ल है, लंबी को सही लिख लो, सबसे लंबी जो कानों वाली नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? लोही। कौन सी है? लोही। नोट करो, लोही है दोस्तों, लोही। हाँ, लोही। हाँ, लोही। लोही है, एक मगरा भी हो सकती है, मगरा। लोही और मगरा लोही और मगरा की बात करें तो सबसे लंबी कानों वाली नस्ल है लोही मगरा। हाँ, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपने सुना होगा क्लोन के बारे में। किसके बारे में? क्लोन के बारे में। कि सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था, और वो क्लोन तैयार किया गया था डोली भेड़ का। कौन सी भेड़ का दोस्तों? डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में कि सबसे पहले जो क्लोन तैयार किया गया था वो डोली भेड़ का किया गया था। जब मैंने आपको साइंस में, अगर आप जनरल साइंस पढ़ोगे तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रखा है, उसमें सारी डिटेल लिखवा रखी है डोली भेड़ की। क्लोन क्या होता है? मान लीजिए कोई जंतु है और उसके दो लक्षण है, उसके आनुवंशिक लक्षण है, उसके शारीरिक लक्षण है। एक जंतु में दो ही लक्षण होते हैं, एक तो उसके जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं और एक उसका फिजिकल कैरेक्टर होता है। दो ही कैरेक्टर होते हैं, दो ही लक्षण होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा ही जंतु एक और बना दो, जिसके आनुवंशिक और शारीरिक लक्षण सेम है, अगर आप किसी एक जंतु का दूसरा जंतु वैसा बना दो कि उसके शारीरिक और आनुवंशिक लक्षण समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, यानी फोटोकॉपी।
इस जंतु की ऐसे क्या बना दो आप, उसकी फोटोकॉपी कर दो, बिल्कुल फोटोकॉपी कर दो। तो फोटोकॉपी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोस्तों यहां पर जो है क्लोन, क्या बोलेंगे, क्लोन। ठीक है, जैसे कि मैं हूं और मेरा जैसा दिखने वाला, मेरा जैसा हाव भाव का, मेरा जैसा बोलने वाला एक और व्यक्ति है, तो मेरा क्लोन होगा, वो क्या होगा, मेरा क्लोन होगा। ठीक है, तो डोली भेड़ ये पहला क्लोन थी। ठीक है, और जो है आपने नाम सुना होगा डॉक्टर इयान विलमुट, डॉक्टर इयान विलमुट का नाम सुना है आपने, डॉक्टर इयान विलमुट, डॉक्टर इयान विलमुट का नाम सुना है। तो इस डॉक्टर इयान विलमुट ने ही डोली भेट का क्लोन तैयार किया था। नोट करो दोस्तों, डॉक्टर इयान विलमुट के द्वारा डोली भेट का क्लोन तैयार किया गया था। ये फैक्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1996 में किया गया था। कब किया गया था, 1996। लिखो 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई 1996, 1996 में जन्म होता है डोली बेड का, जन्म होता है डोली बेड का। ठीक है, तो 5 जुलाई 1996 में जन्म होता है डोली बेड का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लोन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्लोन है और डॉक्टर इयान विलमुट ने इसको बनाया था। क्लियर है क्या बात? ठीक है, हाँ, तो यहां पर, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई जल्दी, यहां तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो दोस्तों, भेड़ों को, यहां पर लिखना, भेड़ों को, भेड़ों को परजीवियों का, परजीवियों का, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम, म्यूजियम कहते हैं। भेड़ों का परजीव, सॉरी, भेड़ों को परजीवियों का, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम, म्यूजियम कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। ध्यान रखना, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लिखना है कि इसमें बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं भेड़ों में, इसलिए इसको म्यूजियम कहते हैं। और म्यूजियम, भेड़ों को म्यूजियम कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, लिख लो। हाँ, भेड़ों को परजीवियों का क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। ठीक है, फिर लिखना, आप लोग लिखना कि सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, राजस्थान में। सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है दोस्तों, वो कहां पर है, वो है राजस्थान। राजस्थान में कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। दोस्तों एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर, है ना। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की, यहां पर लिख लो, एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर में है, याद रखना। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको भेड़ के याद रखने हैं। वापस से देख लेते हैं एक एक सारे जितने भी हमने पेज लिखे हैं, वापस से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया भेड़, भेड़ को इंग्लिश में कहते हैं सिप, ठीक है ना, और वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। याद रखना बेटा, ध्यान से देख लो, भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। भेड़ में कितने गुणसूत्र होते हैं, 54 गुणसूत्र होते हैं। भेड़ का कुल कौन सा है, बोविडी कुल है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों, संस्थान कहां पर है, तो वो है आपके CSWRI अवी का नगर मालपुरा। ठीक है, राजस्थान को भेड़ों का अजायब घर कहते हैं। भेड़ों की वर्तमान भारत में पंजीकृत नस्ल 44 है। ठीक है, राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी नस्ल निकोलस इंग्लैंड की है। निकोनस जो है आपके, लिकोनस जो है इंग्लैंड की है। भारत की सबसे ऊंची नस्ल जो है नेल्लोर है। भारत में सर्वाधिक मटन हेतु, मांस हेतु नस्ल डेक्कनी है। सबसे लंबी कानों वाली नस्ल लोही या मगरा है, लोही या मगरा है दोस्तों। और सबसे पहली जो क्लोन तैयार बनाई गई थी, वो डोली भेड़ का क्लोन बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, डॉक्टर इयान विलमुट ने बनाया था। 5 जुलाई 1996 में बनाया था। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान बीकानेर में। क्लियर है बात? तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भेड़ों का वर्गीकरण, कि भेड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भेड़ों को कितने भागों में बांटा गया है
और भेड़ों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो भेड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, वातावरण के आधार पर, किसके आधार पर बांटा गया है भेड़ों को? वातावरण के आधार पर बांटा गया है। और किसने बांटा था? एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था राइट। किसके द्वारा दोस्तों? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राइट। तो भेड़ों को वातावरण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा? राइट वैज्ञानिक के द्वारा। नाम इसका क्या था? राइट। अब एक तो जो भाग है उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में बांटा गया है, एक पश्चिम शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांटा गया है, एक दक्षिण पठारी क्षेत्र में बांटा गया है और एक पूर्व क्षेत्र में बांटा गया है। ये 4 क्षेत्र है जिसमें वर्गीकरण किया गया दोस्तों, किसका? भेड़ों का। अब भेड़ों की नस्ल खूब है, 44 नस्ल कम नहीं होती है, और 4 प्रकार से क्षेत्रों में वातावरण के आधार पर बांट दिया। अब देखते हैं, पहला जो प्रकार है उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। अगर हम नक्शा देखें भारत का, अगर दोस्तों हम भारत का नक्शा देखें, तो जो ऊपर ही ऊपर जो है उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उसे हम कहेंगे उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। क्या कहेंगे? उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल का पहाड़ी क्षेत्र, है ना? तो याद रखना उत्तरी हिमालयी क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर, उत्तराखंड और हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र। अब कौन कौन सी नस्ल है, कौन कौन सी नस्ल है भेड़ की जो यहां पर पाई जाती हैं? तो जो नस्लें हैं दोस्तों वो देखो, एक तो गुरेन नस्ल है, एक गद्दी नस्ल है, एक आपके जो है भकरवाल नस्ल है, एक रामपुर रामपुर बुसायर नस्ल है, रामपुर बुसायर नस्ल है। याद रखना बेटा, यहां से क्लास स्टार्ट होती है। नस्लों के नाम याद होने चाहिए, किस प्रकार की नस्ल है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। सबसे पहले भेड़ों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है वातावरण के आधार पर, राइट वैज्ञानिक के द्वारा। पहला जो भाग है वो कौन सा भाग है? पहला भाग है उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय क्षेत्र का मतलब है जो कश्मीर है, उत्तराखंड है और हिमाचल का जो है अपना पहाड़ी क्षेत्र। तो कौन कौन सी नस्लें हैं? गुरेन, पहली नस्ल दोस्तों गुरेन, दूसरी गद्दी, तीसरी बकरवाल, चौथी रामपुर बुसायर। 4 नस्ल हैं। कितनी नस्ल है बेटा? 4 नस्ल हैं, गुरेन, गद्दी, बकरवाल, रामपुर, बुसायर। ठीक है। सेकंड नंबर का जो भाग है वो है पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। साथ के साथ लिखते रहो, मैं समय दूंगा लिखने का। पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, है ना? ये क्षेत्र आपका कैसा है? पश्चिम और अर्ध शुष्क। तो भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है वो ये राज्य है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, गुजरात और दोस्तों हरियाणा। ठीक है, चलो कौन कौन सी नस्ल है? सबसे महत्वपूर्ण नस्ल जो है चौकला, वेरी वेरी मोस्ट, इसको जो है भारत की मरीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मरीनो। तो चौकला भेड़, मारवाड़ी भेड़ दोस्तों, कौन सी भेड़? मारवाड़ी भेड़, जैसलमेरी भेड़, सोनाड़ी भेड़, मालपुरा भेड़, मगरा भेड़, नाली भेड़, है ना, बीकानेरी भेड़, आपके अवी वस्त्र भेड़ और अवी का लीन भेड़। दोस्तों ये भेड़ आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भेड़ आपके पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर एग्जाम के आपके पशु परिचर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो पशु परिचर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला जो है ये वेरी वेरी मोस्ट है। ये जो नस्लें पढ़ ली आपने, कौन कौन सी नस्ल? चौकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी, मालपुरा, मगरा, नाली, बीकानेरी, अभिवस्त्र और अविका कालीन। तो मौज हो जाएगी, ये पढ़नी है बस। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा की नस्ल है सारी की सारी। तीसरा जो भाग है वो है दक्षिण पठारी क्षेत्र, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात करें तो यहां पर कौन कौन सी भेड़ है? देखो आपके दक्षिण पठारी क्षेत्र में आ जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों का विंध्याचल क्षेत्र, है ना, विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सी है? डेक्कनी नस्ल है, नेल्लोरी। डेक्कनी नेल्लोरी के बारे में मैंने आपको विशेषता बताई थी कि सर्वश्रेष्ठ अगर ऊंची नस्ल है तो नेल्लोरी। कौन सी है? नेल्लोरी। और डेक्कनी सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है इससे। रायनद, हसन, कोयम्बटूर, मंड्या, चिट चिट टीची टीची ब्लैक एंड बेलारी। बेलारी नोट कर लो दोस्तों। तो दक्षिण पठारी क्षेत्र की बात करें, दक्षिण पठारी क्षेत्र का मतलब है नीलगिरी पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, जिसमें कौन कौन सी नस्लें पाई जाएंगी? दक्कनी नस्ल है, नेल्लोरी है, रायनद है, हसन है, कोयम्बटूर है, मड्या है, आपके टीची ब्लैक है, बेलारी है। और आखिरी में पूर्व क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र।
बिहार, बिहार में दो नस्ल है, छोटा नागपुरी और शाहाबादी, छोटा नागपुरी शाहाबादी, बस। तो हमने भेड़ों को 4 भागों में बांटा है। आपका उत्तरी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी हिमालय से क्षेत्र, पश्चिम शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र, और पूर्व क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दूसरे नंबर का जितने भी नस्ल दिख रही है, चौकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी, मालपुरा, मगरा, नाली, बीकानेरी, अविशस्त्र, आपके जो है अविकालीन। और यहां पर दक्षिण में आपके डेक्कनी, नेल्लोरी, रायनद, हसन, कोयमटूर, मड्या, टिच्ची ब्लैक, बेलारी, और बिहार की आपके छोटा नागपुरी और शाहाबादी। लिख लिया क्या? मैं पानी पी लूं जब तक, लिखो, पानी पी लेता हूं। हाँ भाई लिखो। भगो मत, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, भगो मत। हाँ, 2 क्लास बनेंगी भेड़ की। आज मेरी थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम उकाम हो रहा है, आवाज से लग रहा होगा आपको, ठीक है? तो 2 क्लास लेंगे इसकी। लिख लिया? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो रे लाडलो बोलो, अरे बोलो, आगे बढ़े। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपसे अगर कोई सवाल दे, एक सवाल देता हूं आपको, एक सवाल देता हूं। लिखो, मालपुरा, मालपुरा या मालपुरी, मालपुरी या मालपुरा कहते हैं, मालपुरी नस्ल की भेड़, नस्ल की भेड़ निम्न में से, निम्न में से किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित, संबंधित है, संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तरी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है आपके, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी, सॉरी, दूसरा ऑप्शन था पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम आपके पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। और चौथा है दक्षिण पठारी क्षेत्र, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र बोल दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऐसा आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी भेड़ कौन से क्षेत्र में है, ऐसे आपको पहचान में आना चाहिए। तो पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्र में जो है आपके से राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, है ना, आपके राजस्थान, गुजरात, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये आपके जो है पश्चिम राज्य उसमें आ गए, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर है, यहां पर जो आंसर है पश्चिमी शुष्क अर्धशुष्क जो है ये हो जाएगा। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चौकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी, मालपुरा, मगरा, नाली, है ना, बीकानेरी, अभी वस्त्र और अविकालीन, तो ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे आराम से। अब कुछ विदेशी नस्ल भी होती है भाई। भेड़ों को हमने 2 भागों में बांटा है, देसी नस्ल, विदेशी नस्ल। फिर देसी नस्लों को 4 भागों में बांटा है। अब देखो विदेशी नस्ल की जो भेड़ होती है, कौन सी नस्ल की? विदेशी नस्ल की जो भेड़ होती है वो देखो दोस्तों, विदेशी नस्ल की लगभग 7 भेड़ है। कितनी भेड़ है? 7। जो रट लो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, विदेशी नस्लें आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है आपके पास में। ठीक है, मेरिनो 100% पेपर में पूछी जाएगी। मरीनो सबसे सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नस्ल है ना भेड़ों में पूरे दुनिया में,
पूरी दुनिया में नंबर 1 कोई नस्ल है वो है मरीनो। और भारत की मरीनो कहते हैं चोकला भेड़ को। कौन सी भेड़ को? चोकला भेड़ को। ठीक है, तो मेरिनो कहां की है? स्पेन की। कराकुल कहां की है? मध्य एशिया की। आपके लीकोलन किसकी है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, इंग्लैंड की है। डोरसेट किसकी है? इंग्लैंड की है। आपके रेम्बुलेट किसकी है? फ्रांस की है। साफोल किसकी है दोस्तों? इंग्लैंड की है। और कोरीडेल किसकी है? न्यूजीलैंड की है। याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी ट्रिक कल बता देंगे, कल बता देंगे। आज बनाऊंगा इसकी ट्रिक, वैसे कुछ है नहीं, बाकी मैं बना दूंगा, बता दूंगा, कल बता दूंगा। कल पक्का इसकी ट्रिक बता दूंगा। अच्छा ऐसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। जब हम सभी पशुधन की नस्ल पढ़ लेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे का। उस 1 घंटे में जितने भी हमने जितने भी जंतु पढ़े हैं, उनकी नस्लें पढ़ी है, उन सबकी ट्रिक बता दूंगा। जैसे गाय की ट्रिक बताई थी, वैसे भैंस की, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, जो भी पशु पढ़ेंगे उन सबकी नस्लों की ट्रिक एक वीडियो बना के बता दूंगा, पक्का वादा है। ये वादा है आपसे। और क्या चाहिए बताओ? तो विदेशी नस्ल मेरिनो स्पेन की नस्ल है। लिखो कमेंट में, लिखो मेरिनो स्पेन। याद करो भाई, याद करो। लिखो मेरिनो स्पेन। लिखो कराकुल, लिखो कराकुल मध्य एशिया। कराकुल मध्य एशिया। लिखो लिकोलन इंग्लैंड। लिखो डोरसेट इंग्लैंड। लिकोनल इंग्लैंड। डोरसेट इंग्लैंड। लिखो यहां पर रैम्बुलेट फ्रांस। सफोल्क, सफोल्क इंग्लैंड। इंग्लैंड की 3 नस्ल है। देखो 3 नस्ल इंग्लैंड की हो गई, तो इनको अलग लिख लो, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे कि लिकोलन, लिकोलन, है ना, डोरसेट, डोरसेट, और इसके अलावा आपका सफोल्क, सफोल्क। ये कहां की है तीनों? ये दो। हाँ भाई, आ गई आवाज? दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब सुकून मिला। चलिए, मेरिनो की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नस्लों में से एक है मेरिनो। ठीक है, मैंने उत्पत्ति स्थल बता दिया आपको, याद हो गया होगा। उत्पत्ति स्थल कहां पर है? स्पेन। स्पेन की नस्ल है, कहां की है? स्पेन की। वितरण कहां पर है? वितरण राजस्थान के टोंक, जयपुर, सीकर। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? टोंक, जयपुर, सीकर। देखो कमेंट में। मेरिनो भेड़ का जो वितरण है राजस्थान के टोंक, जयपुर, सीकर। टोंक, जयपुर, सीकर। विशेषताएं इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि नंबर 1 नस्ल है पूरे वर्ल्ड की ये, है ना, भेड़ की। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। सबसे ज्यादा ऊन विश्व में अगर किसी नस्ल से मिलता है तो दोस्तों ये जो भेड़ आपको दिख रही है, ये पूरी ऊन में लदपद है। पूरी की पूरी ऊन में लदपद है, ये पूरी की पूरी ऊन में लदपद है। ऊन के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा इसमें। ठीक है ना? तो लिखना, ये जो है दोस्तों विश्व की विश्व की सर्वाधिक ऊन नस्ल है ना। विश्व की सर्वाधिक सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। ऊन उत्पादक, क्या है दोस्तों? नस्ल है। सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है इससे, वूल प्राप्त होती है।
यानी पूरे वर्ल्ड की, दोस्तों पूरे वर्ल्ड की 80% वूल, 80% ऊन इस मरीनों से प्राप्त होती है। 80% ऊन। और क्या चाहिए बताओ? पूरे वर्ल्ड की 80% ऊन मरीनों से प्राप्त होती है। मरीनो इंपॉर्टेंट है ना, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक है, विश्व की 80% ऊन नस्ल और संकर नस्लों में से है। सर्वोत्तम ऊन इससे जो है प्राप्त होती है। मुंह से खुर तक संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ रहता है। ये तो आप देख लो, मुंह से लेकर, इसके मुंह से लेकर पैरों तक जो है, पैरों तक बाल ही बाल है और कुछ नहीं है ना। मुंह से लेकर पैरों तक क्या है? बाल ही बाल है और कुछ नहीं है। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन, वर्ल्ड का 80% ऊन उत्पादन इस नस्ल से होता है। ये बात ध्यान रखो। और मुंह से खुर तक संपूर्ण शरीर में बाल से ढका हुआ है। गर्दन व कंधा पर झुर्रियां व सलवटे हैं। नर में घुमावदार सींग होते हैं। मादा सींग रहित होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऊन मिलती है, तो ऊन मिलती कितनी है? तो ऊन उत्पादन कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नर से जो ऊन उत्पादन होता है वो 10 से 14 किलो ऊन प्रति वर्ष, एक मरीनो भेड़ से, एक मरीनो भेड़ से 10 से 14 किलो वर्ष, मतलब किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। और मादा से 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना। तो विशेषताओं में लिखो, विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊन नस्ल, विश्व का 80% ऊन उत्पादन अकेली जो है मरीनो भेड़ से होता है, जो स्पेन की भेड़ है। राजस्थान में सीकर, जयपुर और आपके जो है दोस्तों टॉक की नस्ल है। एंड मुंह से खुर तक बाल ही बाल होते हैं। गर्दन कंधों पर झुर्रियां और सलवटें होती हैं। नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। मादा सींग रहित होती है। और ऊन की बात करें तो नर में जो ऊन होता है 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष, और मादा में कितना होता है? तो 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। ठीक है, चलो याद हो गई अब तो। अरे मरीनो याद हो गई, सबको याद हो गई। तो 10 से 14, 7 से 9 किलोग्राम याद रखना। दूसरी जो नस्ल है वो है चोखला, छापर, शेखावाटी। अब यहां पर मैंने तीनों नस्लों को लिख लिया एक साथ। कौन कौन सी को? चोखला, छापर, शेखावाटी। क्योंकि दोस्तों इन तीनों का उत्पत्ति स्थल शेखावाटी क्षेत्र है। ठीक है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो चौखला, छापर, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र। वितरण जोधपुर, नागौर, बीकानेर। उत्पत्ति कहां पर हुई है? राजस्थान की भेड़ है, तो उत्पत्ति राजस्थान की सीकर जिले में हुई है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू में। एंड इसका जो वितरण है कहां पर मिलता है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर में। वितरण कहां पर मिलता है? ये देखो, ये भेड़ है आपके चौखला भेड़। कौन सी भेड़ है? चौखला भेड़ है। और इस चौखला भेड़ को छापर, शेखावाटी जो है हम भेड़ कहेंगे। तो देखो चौखला भेड़ कौन सी भेड़ है? ये दोस्तों चौखला भेड़ है। ये पूरी भेड़, इसमें भी काफी ऊन होती है। इसमें भी, चौखला भेड़ में भी काफी ऊन पाई जाती है, याद रखना। भारत या राजस्थान की मरीनो कहते हैं चौखला भेड़ को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत या राजस्थान की मरीनो किसे कहते हैं? तो भारत या राजस्थान की मरीनो चौखला भेड़ को कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मरीनो पढ़ाया। मेरीनो इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। उसके बाद फिर मैंने चौखला पढ़ाया। चौखला जो भेड़ है, जिसे शेखावाटी कहते हैं, या हम इसको जो है छापर कहते हैं। और क्योंकि ये उसकी उत्पत्ति शेखावाटी क्षेत्र से होती है, तो ये इसके अन्य नाम है ना। ये कोई, माफी चाहूंगा मैंने शायद अन्य नस्ल बोल दिया, नस्ल नहीं है ये, अन्य नाम हो सकते हैं इसके, कि छापर और शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू में उत्पत्ति होती है। वितरण जोधपुर, नागौर, बीकानेर। विशेषता भारत या राजस्थान की मरीनो कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट, वेरी वेरी मोस्ट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और पशु परिचर में 100% आएगा। 100% ये लाइन आएगी, रट लो इसको। अगर आपसे कोई नींदों में भी पूछे, दोस्तों आपसे कोई नींदों में भी पूछे कि आंख बंद करके बताओ कि भारत या राजस्थान की मरीनो, बोले चौखला, चौखला, है ना। कौन सी? चौखला। तो चौखला, छापर, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में वितरण है। भारत या राजस्थान की मरीनो कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये चित्र है, देख लो। रंग सफेद है, चेहरा गहरा भूरा होता है। देखो इसका चेहरा, यहां से देखो, चेहरा तो क्या होता है? गहरा भूरा। इसका जो चेहरा है, मुंडा है इसका, मुंडा वो कैसा होता है? गहरा भूरा।
गहरा भूरा इसका मुंडा होता है, चेहरा होता है, ठीक है। और ये जो इस पे बाल ही बाल है ना, बाल ही बाल है दोस्तों, ये इस पे क्या है, बाल ही बाल है। तो ये जो है आपके इसका जो शरीर है वो कैसा होता है, सफेद। क्या होता है, शरीर का रंग क्या होता है, वो सफेद, लेकिन चेहरा गहरा भूरा होता है। चेहरा क्या होता है, गहरा भूरा होता है। नमस्कार हीर सिंह, नमस्कार हीरा सिंह जी, जाटव जी नमस्कार, स्वागत है आपका, ठीक है। तो रंग सफेद, चेहरा गहरा भूरा, शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार होता है। देखो शरीर ना तो ज्यादा बड़ी है ये, ना ज्यादा छोटी है, मध्यम आकार की वर्गाकार इसका शरीर है पूरा। एक देखो बिल्कुल ऐसे वर्गाकार दिखेगा आपको, ऐसे बिल्कुल वर्गाकार, पूरा वर्गाकार आपको दिख रहा है। तो ऐसे वर्गाकार इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर शरीर है। मेमनों में मृत्यु दर अधिक होती है कम दूध मिलने पर, ठीक है। रोमन नाक और चेहरा ऊन रहित होता है, रोमन नाक पाई जाती है। चौखला भेड़ों को राजस्थान या भारत की मरीनो कहते हैं, सर्वाधिक ऊन उत्पादित है। मेमनों में मृत्यु दर अधिक होती है क्योंकि दूध नहीं मिलता उनको। रोमन नाक व चेहरा ऊन रहित होता है, ठीक है। हाँ, ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। मरीनो भेड़ की जो ऊन है 1 साल में 2 बार काटते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, स्टार लगा दो कि मरीनो भेड़ से ऊन साल में कितनी बार प्राप्त की जाती है, तो साल में 2 बार ऊन प्राप्त की जाती है। मरीन आपके जो यहाँ पर चौखला भेड़ है, इस चौखला भेड़ से साल में 2 बार ऊन प्राप्त की जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो रोमन नाक में चेहरा ऊन रहित होता है, किसका, मेमने का। ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी चौखला भेड़ में रोमन नाक पाई जाएगी। एंड जो मुंडा है उस पे तो क्या नहीं होगा, ऊन नहीं होगा। वर्ष में 2 बार ऊन इसकी काटी जाएगी। ऊन महीन मध्यम से उत्तम, ऊन कैसी होती है, महीन बारीक होती है, मध्यम से उत्तम होती है। ऊन से कालीन बनाई जाती है, लोई बनाई जाती है, जर्सी बनाई जाती है। एंड इसका वूल प्रोड्यूशन, इसका जो ऊन उत्पादन क्षमता है, जो ऊन उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि एक साल में 2 बार ऊन प्राप्त करते हैं, 2 बार। यहां पर प्रति वर्ष बताया है कि 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, एक एक चौखला भेड़ से। तो प्रति वर्ष के हिसाब से 1.5 किलो से 2.5 किलो एक चौखला भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है, 1.5 किलो से 2.5 किलो ऊन एक चौखला भेड़ से प्राप्त होती है, बहुत बड़ी बात है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब सुनो, पूरी पूरी कहानी सुनो, कहानी सुनो, हाँ कहानी सुनो पूरी। चौखला भेड़, छापर शेखावाटी कहते हैं इसको, क्योंकि ये कहां पर पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है। इसका ओरिजिन पहले शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू जिला। अच्छा, इसका वितरण जोधपुर, नागौर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में इसका वितरण है। और विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट, तो भारत राजस्थान की मरीनो कहते हैं, राजस्थान की सर्वाधिक ऊन उत्पादित ये नस्ल मान सकते हैं। एंड ये इसका जो शरीर होता है सफेद रंग का होता है, मुंडा गहरा भूरा होता है, मतलब चेहरा गहरा भूरा होता है, इसका शेप वर्गाकार होता है, ठीक है। और जो है इससे ऊन महीन मध्यम से उत्तम प्राप्त होती है। ऊन से कालीन बनती है, सोल बनता है, लोई बनती है, ठीक है, जर्सी बनती है। और इंपॉर्टेंट बात कि 1 साल में 2 बार ऊन प्राप्त करते हैं, 1 साल में 2 बार ऊन प्राप्त करते हैं। और 1.5 किलो से 2.5 किलो ऊन, 1.5 किलो से 2.5 किलो ऊन प्राप्त होती है साल में। साल में 1.5 किलो से 2.5 किलो ऊन एक भेड़ से प्राप्त होती है, एक चौखला भेड़ से, ठीक है। चलो आखिरी जो नस्ल मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की, वो है कराकुल। कराकुल, कराकुल नस्ल। अच्छा, ये कराकुल नस्ल मैंने कहां बताई थी, इसका उत्पत्ति देखो। कराकुल नस्ल की मैंने उत्पत्ति बताई थी आपको। कराकुल नस्ल मैंने आपको बताया था कि कराकुल जो नस्ल है ये दोस्तों कहाँ की होगी। तो कराकुल जो नस्ल मैंने आपको बताई थी, डेक्कनी, रायनर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, विंध्याचल, इसमें नहीं लिखवाया मैंने शायद। बुरा, हरियाणा, चौकला, सोनारी, मालपुरा, मगरा, ठीक है, हाँ इसको नहीं लिखवाया। चलो देखो, देखते हैं इसका उत्पत्ति, देखते हैं कराकुल का। उत्पत्ति स्थल है मध्य एशिया,
मध्य एशिया की है ये, हाँ मध्य एशिया में लिखवाया तो था, मध्य एशिया, हाँ विदेशी नस्ल है, मतलब ये विदेशी नस्ल है ये, हाँ विदेशी नस्ल है। अब समझ में आया, विदेशी नस्ल में लिखवाया मैंने इसको, हाँ विदेशी नस्ल है ये, विदेशी नस्ल है। ये देखो कराकुल जो है दोस्तों विदेशी नस्ल है, मध्य एशिया की विदेशी नस्ल है ये, हाँ मध्य एशिया। लोई क्या होती है, हाँ बताते हैं। एक तो होता है दोस्तों सॉल, सॉल थोड़ा पतला होता है, जो ज्यादातर महिलाएं ओढ़ती हैं। गांव के जो वृद्ध जन होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दादाजी है ना, हमारे काका जी जो होते हैं, वो लोई ओढ़ते हैं, लोई। उसको कामड़ी भी कहते हैं, कामड़ी क्या बोलते हैं, कामड़ी। वो थोड़ा मोटा होता है, और भाई इतनी गर्मी होती है, अगर सर्दी में भी आपने उसको ओढ़ के सो गए ना तो पसीने आ जाते हैं, इतनी गर्मी होती है उसकी। उसकी जो ऊन होती है ना, जबरदस्त भाई। उसको कहते हैं लोई, कामड़ी कहते हैं, लोई कहते हैं, मोटा सोल भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो सोल जैसा ही होता है, बट वो मोटा होता है और बहुत ज्यादा ऊन होती है, और गजब होता है, मजा आ जाता है, हाँ, ठीक है। तो कराकुल मध्य एशिया की नस्ल है, जो मैंने बताया कि विदेशी नस्ल है ये। तो आखिरी जो हम भेड़ पढ़ रहे हैं आज की, वो पढ़ रहे हैं कराकुल। कौन सी पढ़ रहे हैं, कराकुल। मध्य एशिया की है, जिसमें आपका कौन कौन सा देश आ जाएगा, इराक, ईरान, अफगानिस्तान। मध्य एशिया, ये देखो, ये भेड़ देखो आप, इसके तो भैंस की टांग गजब है भाई, ये तो गजब है, गजब भेड़ है। मतलब बाल देखो आप, बाल देखो इसके, ओहो, भूरे भूरे, ऐसा लग रहा है गोल्डन, बिल्कुल सिल्वर गोल्डन। कुछ नीचे सिल्वर है, ऊपर गोल्डन है। मौज हो गई भाई, मौज हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, गजब है भाई, ठीक है। हाँ, तो कराकुल की बात करें, मध्य एशिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में उत्पत्ति है। विशेषता बात करते हैं, पेल्ट हेतु प्रसिद्ध है, पेल्ट हेतु। कराकुल नस्ल के मेमनों को कम उम्र में उनसे घुघराली ऊन वाली खाल प्राप्त करना, टोपी व सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने में मांस हेतु उपयोग। इस नस्ल के दो उपयोग हैं, एक तो मांस के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, और एक ऊन के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऊन की बात करें तो इसकी जो ऊन है उससे क्या बनती है, टोपी बनती है, और सर्दियों के कपड़े, जर्सी वगैरह बनती है ना। सर्दियों के कपड़े बनते हैं, टोपी बनती है, ठीक है। और मांस हेतु उपयोग में लिया जाता है। और कराकुल नस्ल मेमनों का कम उम्र में सबसे घुंघराले ऊन वाली खाल होती है। देखो घुंघराली ऊन होती है इनकी, कैसी ऊन होती है, घुंघराली ऊन होती है ना। तो ये थोड़ी ऊन ध्यान रखना। बाकी मध्य एशिया की नस्ल है, और पेल्ट हेतु प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही इस क्लास में, ठीक है। हाँ, बाकी बातें करेंगे कल। हाँ, बाकी बातें करेंगे कल। अब कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, आज 12 बजे टेस्ट है, हाँ 12 बजे टेस्ट हो रहा है आपका, मैं तो भूल गया था। तो टेस्ट में तो टाइम है अभी, ठीक है। हाँ, टेस्ट में क्या है दोस्तों, टाइम है। शाम को 7 बजे यूट्यूब पर भी आपकी क्लास होती है। किंग कुमार, कैसे परेशान हो, क्या हुआ बेटा, बताओ, अपने दिल की हाल बताओ। अरे दिल का हाल बताओ, समझ में आ रहा है ना भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तो जैसे भेड़ों का तो वही याद करना है आपको, नस्लों का की उत्पत्ति कहां से हुई है, और वितरण स्थान और विशेषता, ये 3 टॉपिक है पढ़ने। नेगेटिव मार्किंग है शायद, टेस्ट में होगी, हाँ बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग आई थिंक। और बताओ, हाँ कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। बाकी कल इतनी बड़ी क्लास कल भी होगी 50 मिनट की, उसमें पूरा मैं भेड़ करवा दूंगा। गलत क्यों करना पड़े, कट जाएगा नेगेटिव में, हाँ। मैं क्या कह रहा हूं आपको, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही तो वापस से रोहित सर से पढ़वा दूं। अरे नहीं समझ में आ रही तो रोहित सर से पढ़वा दूं क्या वापस से, हाँ बताओ, या समझ में आ रही है, हाँ आ रही है समझ में, हाँ। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, बढ़िया बढ़िया लिखो, बढ़िया बढ़िया समझो, ठीक है।
ओके 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 ओके। तो बाकी की नस्ल कल पढ़ेंगे, विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार जानदार। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, बकरी के भी कुछ फैक्ट देखेंगे और भेड़ के भी देखेंगे। तो उसके बाद में फिर ऊंट ऊंट एक क्लास और हो जाएगी। हाँ। टॉपिक तो है, नस्लें हैं, पशु गणना पढ़ाऊंगा, पशु बीमा है, बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक तो है अभी। मतलब यो मानो आप 31 दिसंबर तक, यानी नई साल तक आपका सिलेबस खल्लास। 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस खल्लास कर दूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।